अस्सलाम वालेकुम। यार ये बंद कर रहे हैं, चला रहे? चलाया है या बंद किया है? समझ नहीं आई। मामला बेहतरी की तरफ जाएगा कि क्योंकि गर्मी है। अच्छा एक काम और करने हैं उनको। एयर फ्रेशनर पड़ा है? दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल होमवर्क दिया था एक था। अच्छे बच्चे वाला कौन सा था? अच्छा जो करवाया था उसी को 5 से करना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो कर ही लिया होगा। स्प्रिंग 10 कर रहा हूं डिस्कस। इसमें होंगे यकीनन मसले में डिस्कस कर रहा हूं। और अभी जो इस दफा सवाल आया था वो इसी का एक थोड़ा सा हल्का वर्जन था। बस ये 22 नंबर का है तो वो 14 नंबर का था, लेकिन इसी का ही एक लगता है कि इसी को देख के शायद बनाया हुआ था। अभी इस अटेम्प्ट में जो सवाल आया है वो इसी का थोड़ा सा हल्का वर्जन है, तो वो फिर आज का होमवर्क होगा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अब ना प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल ज़्यादा है जो मैं चाहता हूँ डिस्कशन में आए, इसलिए अभी तक मैं आपको एक सवाल होमवर्क ही दे रहा था, लेकिन अब दो भी दूँ तो करने हैं। 2 हो सकते हैं, अगर आप इंसान के बच्चे बन के करेंगे ना तो 2 हो सकते हैं। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो 2 सवाल दूंगा होमवर्क आज। अभी इस वक्त स्प्रिंग 10 क्वेश्चन 3 कर रहा हूं डिस्कस। ये अच्छा सवाल है, इसमें जो जो मसले हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। पूरे सवाल की समरी भी बता देता हूं, जो जो मुश्किल इंग्लिश है वो भी बता देता हूं। लेकिन ये फायदा बेटा तभी होगा अगर आपने ये किया हो तो। 4 ऐसी हैं। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। हैं? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये क्या है? इधर स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 3। 2 डिपार्टमेंट का डाटा है। क्वेश्चन 3 स्प्रिंग 10 कर रहा हूं डिस्कस। जिन्होंने किया है ध्यान से बातें सुने, मुश्किल सवाल था ये, और अगर आपसे ये पहली ट्राई में ही सही हो गया है तो आप जीते हैं। है कुछ चीता? अच्छा, पहली ट्राई में सॉल्यूशन देखे बगैर सारा हो गया? नहीं है पक्की बात। बस फिर आप चीते हैं यकीनन। इस बिजनेस है नहीं, उनके फिर अगले टाइम में हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं। 2 डिपार्टमेंट्स हैं। नहीं, असल में इसी का अगला वर्जन आज होमवर्क देना है ना, तो फिर करना है डिस्कस। 2 डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, किसने किया है स्प्रिंग 10 ट्राई? चलो ठीक है, शाबाश, बहुत है। 2 डिपार्टमेंट का डाटा है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और रिक्वायरमेंट में ये नहीं पूछा कि किस डिपार्टमेंट को सॉल्व करना है। डिपार्टमेंट ए का जो आउटपुट होगा वो डिपार्टमेंट बी का इनपुट होगा। तो जो अब तक हम लोग प्रोसेस 2 के सवाल करते आ रहे थे उसमें एक फिगर बताई होती थी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1, वो इस सवाल में खुद निकालनी पड़ेगी, यानी आपको प्रोसेस 1 भी पहले खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट में बेशक आपको डिपार्टमेंट नहीं बोला,
लेकिन पार्ट ए ईपी तो डिपार्टमेंट 1 हमने सॉल्व तो पूरा करना ही है। क्यों करना सॉल्व? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकलेंगे तो ही फिर प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा, और अगर वो निकालने हैं तो फिर ईपी भी बनाना है, कॉस्ट पर यूनिट भी बनानी है। तो जब प्रोसेस 1 का ईपी बहरहाल बनाना ही है और प्रोसेस 2 का डाटा भी है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने इनफैक्ट दोनों डिपार्टमेंट्स के बनाने हैं। बी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कही है उसने, वो भी दोनों प्रोसेस के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब दोनों प्रोसेस की बनानी है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कही है उसने, तो ये डिपार्टमेंट बी की ही है, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स डिपार्टमेंट ए की भी निकालनी है। क्यों? क्योंकि वही तो ट्रांसफर इन है। इन शॉर्ट ये डिपार्टमेंट ई और डिपार्टमेंट ए और बी का फुल फ्लैज सवाल है, तो ये डबल सवाल है। डिपार्टमेंट ए भी पूरा सॉल्व करना है और डिपार्टमेंट बी भी पूरा सॉल्व करना है। ये रिक्वायरमेंट देख के किसी को ये बात समझ ना आई हो। डिपार्टमेंट ए समझा रहा हूं पहले। डिपार्टमेंट ए में ये होता है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 10 कर रहा हूं डिस्कस। डिपार्टमेंट ए में ये होता है कि इनपुट होता है CUX और ये हुआ है 6 लाख, ये 6 लाख लीटर इनपुट हुआ है, और फिर यही थोड़ा बहुत प्रोसेस होकर आगे डिपार्टमेंट बी में जाएगा। डिपार्टमेंट ए पहले कर रहा हूं मैं डिस्कस, और डिपार्टमेंट ए में सबसे पहले मैं क्वांटिटी स्केड्यूल डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस तरतीब यही है। क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा ईपी कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। क्वांटिटी स्केड्यूल पे करता हूं पहले बात। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए का है, हाँ जी बिल्कुल है, हाँ जी 64500, ठीक है, दिया हुआ है। इनपुट ये 6 लाख है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 24,000। ये अगर किसी को सवाल के डाटा में से नहीं मिला तो वो ऐसा करे क्लास से बाहर ही चला जाए, उसको वैसे जीने का हक ही नहीं है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और इनपुट डिपार्टमेंट ए। ओके, मसला इस सवाल में ये था कि डिपार्टमेंट ए का आउटपुट भी नहीं बताया, नॉर्मल लॉस की भी नंबर नहीं पता, और एबनॉर्मल लॉस भी नहीं पता। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? ओपनिंग 6 इनपुट 6 लाख, क्लोजिंग 24,000। हमें नॉर्मल लॉस भी नहीं पता, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं पता, इन अदर वर्ड्स टोटल लॉस नहीं पता, और आउटपुट भी नहीं पता। एक्चुअल नहीं पता, एक्चुअल कितना पता है? एक्चुअल की आवाज नहीं चाहिए, वो एक्चुअल तो डिपार्टमेंट बी के बारे में कहा हुआ है। डिपार्टमेंट ए में इतना पता है कि नॉर्मल लॉस है, ये दिया हुआ है कि नॉर्मल लॉस है 5%, 5 है, नॉर्मल लॉस तो है, लेकिन एक्चुअल लॉस, अच्छा नॉर्मल लॉस है लेकिन वो परसेंटेज ऑफ, तो हमें नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं पता क्योंकि आउटपुट नहीं पता। अब आउटपुट भी नहीं पता, नॉर्मल लॉस भी नहीं पता चल सकता। अगर ऐसा होता कि सवाल में आपको एक्चुअल लॉस दिया होता तो वो क्या होता? वो इन दोनों का टोटल होता, वो नॉर्मल एबनॉर्मल का टोटल होता। उसको इनमें से माइनस करके आउटपुट निकाल लेते, उस आउटपुट पे 5% लगाते, नॉर्मल लॉस निकलता, और बैलेंस करके नॉर्मल लॉस। लेकिन आपको एक्चुअल लॉस भी नहीं दिया, ये एक्चुअल लॉस है और ये आउटपुट। अब ये जो लिखा इस वक्त सामने हुआ है ये एक इक्वेशन ही है ना, ये सब इक्वल टू ये, तो एक इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन में 2 मिसिंग फिगर नहीं ढूंढ सकते आप, वो तो 2 इक्वेशन होती ना, ये तो एक इक्वेशन है, 2 मिसिंग फिगर नहीं ढूंढ सकते, अजम्पशन लेनी ही पड़ेगी। और वो अजम्पशन ये है कि एबनॉर्मल लॉस नहीं है, फिर इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। प्रोसेस 1 के बारे में और कुछ नहीं है डाटा, इसलिए आप इस डाटा से ये फिगर्स नहीं निकाल सकते। तो इसके फिर अजम्पशन ये है कि एबनॉर्मल लॉस नहीं, ये नहीं है। अच्छा, अब आप कहें कि आपको कैसे पता चलेगा अजम्पशन लेनी? तो कैसे पता चलेगा? पता चल गया। अब यहां से एक एग्जाम का हल बताता हूं। अगर एग्जाम क्वेश्चन में आप किसी ऐसे मुश्किल में फंस गए हैं तो सवाल नहीं छोड़ देना। अब जैसे कि स्टूडेंट इस क्वांटिटी स्केड्यूल से शुरू करेगा, 22 नंबर का सवाल है, क्वांटिटी स्केड्यूल भी शुरू ही किया है और यहीं पर रुक गया और सवाल छोड़ के आगे चला गया, ये गलती की है। अगर वो ये सवाल यहीं छोड़ के आगे चला गया तो इनफैक्ट वो अटेम्प्ट छोड़ के अगले अटेम्प्ट में चला गया। तो आप अगर इस तरह के किसी मुश्किल में फंस जाएं तो 22 नंबर आखिरी आंसर के नहीं है, हर कैलकुलेशन के नंबर है। इसमें
एबनॉर्मल नहीं पता चल रहा, आप ऐसा करें, कुछ भी अज्यूम कर लें, कुछ भी अज्यूम कर लें। एबनॉर्मल अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, वैसे तो उससे भी हल नहीं निकलेगा क्योंकि आउटपुट भी नहीं पता तो ये भी नहीं पता, लेकिन अगर आप कुछ भी एबनॉर्मल अज्यूम कर लें तो उससे एक हल निकाल लेता हूं मैं, वो निकल सकता है। लेकिन चलो अगर आपसे एबनॉर्मल लॉस भी अज्यूम नहीं कर पा रहे, आउटपुट अज्यूम कर लें, क्योंकि 5% आउटपुट का है ना, ऐसी कुछ अज्यूम कर लें, उसकी बेस पे सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दें, आपके एबनॉर्मल लॉस निकालने के नंबर जाएंगे बस। उसके बाद इस क्वांटिटी स्केड्यूल जो आपने गलत बनाया है, लेकिन जो फिगर्स आपने लिख दी इन्हीं को यूज करके आगे जो पूरा सवाल चला है वो सारा ठीक किया होगा आपने, तो 20 नंबर मिल जाएंगे। यानी वो सवाल जो आप यहीं छोड़ देते, आप कोई फिगर अज्यूम कर लें और फिर उससे आगे चलें, जिस फिगर को आपने गलत कैलकुलेट किया होगा उसके नंबर कट जाएंगे। जैसे इस सवाल में नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस निकालने के क्या 2 से ज्यादा क्या नंबर होंगे, डबल सवाल है, वो नंबर कटेंगे। बाकी उन गलत फिगर्स की बेस पे आगे जो कुछ भी किया होगा और वो सही किया होगा उसके नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये आईकैप की मैं ऑफिशियल बात बता रहा हूं आपको। नहीं, नोट लिखने का वो आपने गलत ही लिखा होगा ना, तो उसके नंबर कट जाएंगे बस। बता दें, चले बता दें, खुद से कहने से वो इसके नंबर तो नहीं दे देगा, नंबर तो फिर भी काट लेगा, लेकिन जो फिगर निकाली होगी उसके बाद आगे जो कर रहे होंगे इसके मिलेंगे नंबर। नहीं, गुस्सा क्यों होगा भाई, इस चीज के नंबर कट जाएंगे बस। चले फिर भी बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। अगर आप मुश्किल में फंस रहे हैं, खुद अज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये लिख दें कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने फिगर अज्यूम कर ली, कोई मसला नहीं है, उस कैलकुलेशन के नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अब यहां से जो डाटा निकला है, अब देखें आपने ये डाटा निकालेंगे ना, सारा अगला डाटा से लेंगे, तो अगर ये आंसर आपसे गलत निकला है तो आगे सारी फिगर्स एग्जामिनर से मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन है वो इसके मुताबिक सही, तो इसके उन सबके पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है ना गेन हो जाए, अगर आपने जो भी आउटपुट रखा अगले प्रोसेस में जाकर उसकी बेस पे गेन निकला है, तो है तो आपकी फिगर के मुताबिक सही एक्शन ना, उसके मिलेंगे नंबर। तो इसलिए किसी सवाल में मुश्किल में फंस गए तो सवाल को नहीं छोड़ना, अज्यूम करें और आगे बढ़ें। अच्छा, अब ये भी ना हो कि आप सवाल शुरू बस ठीक है अज्यूम करें, अज्यूम कर करके 15 मिनट में पेपर खत्म हो गया। थोड़ा टाइम लगाएं, थोड़ी मेहनत कर लें। क्या हुआ? नहीं, वो इस पे जज नहीं करेगा कि आपने अजम्पशन कैसी यूज की है, बस आपने ऐसी फिगर लिख दी है, बस नंबर ही कटने हैं ना, उसके वो कट जाएंगे। आप जो मर्जी अजम्पशन ले लें, आप जो मर्जी कहें जी मैं भी इस वक्त जो है 2 नफल पढ़ के मैंने फिर अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, इस पे वो नहीं कर देंगे आपका नंबर। नहीं, नॉर्मल लॉस 0 अज्यूम कर लें। अच्छा, अज्यूम भी कोई अकल वाली बात ही करें। तो नॉर्मल लॉस है ना, हाँ नॉर्मल छोड़ दें, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अजम्पशन ये लेनी पड़ी कि अब नॉर्मल 0 है, क्योंकि नॉर्मल तो है, ये भी है ये भी है, तो बस ये फिगर अज्यूम कर लेते हैं कि 0 है। अच्छा, अब जो बाकी रह गया इसको मैं आपको इक्वेशन से भी बता देता हूं और यूनिटरी मेथड से भी बता देता हूं। इनका टोटल करें 6 4 0। यूनिटरी मेथड से बताता हूं पहले। इसमें से ये माइनस होगा तो ये बचेगा, और जो बचेगा ये इसका 5% है। अच्छा, जिसका परसेंटेज होता है वो 100 होता है, ये 100 है, ये 5 है, तो वो 105 है, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे 5 तो 100 बचेगा, इसका मतलब वो 105 है। तो नॉर्मल लॉस हो गया 640,500, 105 है तो 5 कितना होगा 30 नहीं। और अगर आप इक्वेशन से करना चाहें तो 640,500 माइनस 5% ऑफ x इज इक्वल टू x, तो x निकलेगा तो 610 आ जाएगा। एक तो ये पॉइंट था डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट ए क्वांटिटी स्केड्यूल डन। बस अब ये सामने यूनिट्स हैं, इनसे ईपी बनना है, फाइफो मेथड है। ये जगह बेटा वो जगह करना सुंदर जगह बनाइएगा, वो अंदर आ सकेगा। अब इसी क्वांटिटी स्केड्यूल से आगे फाइफो मेथड है तो ईपी बनेगा उसके लिहाज से, उस ईपी में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। फाइफो है इसलिए
कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमरेटर में बस करंट पीरियड कॉस्ट होगी, तो वो आपको सवाल में दी हुई है। डिपार्टमेंट ए कर रहे हैं अभी, तो डिपार्टमेंट ए में मटेरियल की कॉस्ट न्यूमरेटर ये 17 मिलियन हो गया, और कन्वर्जन के लिए लेबर और ओवरहेड को ऐड कर लें और ईपी से डिवाइड करें, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बन जाएगी। डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड कुछ और मसला है तो बोलिए जी। कर लें, एबनॉर्मल गेन अज्यूम कर लें, एबनॉर्मल लॉस अज्यूम कर लें, जीरो अज्यूम कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर कोई अज्यूम करता एबनॉर्मल लॉस, चलो 10,000 अज्यूम कर लिया मैंने, एबनॉर्मल लॉस 10,000 अज्यूम कर लिया, तो इक्वेशन बन जाती 640,500 माइनस 5% एक्स माइनस 10,000 एक्स, फिर से एक्स आ जाता। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस अज्यूम करना है कर लें, जीरो अज्यूम करना है जीरो अज्यूम कर लें। डिपार्टमेंट ए में कोई और सवाल? अच्छा, सवाल बाकी लोग भी सुने। ये जब रिक्वायरमेंट में ए बी सी अलग अलग दी होती है रिक्वायरमेंट, तो क्या ये जरूरी है कि आपके आंसर में भी ए बी सी अलग अलग आने चाहिए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है सारी मेहनत कंबाइंड हो, तो आप फिर ए बी सी जरूरी नहीं है कि ए बी और सी अलग अलग ही सॉल्व करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पेपर में लिखा है यहां से सोल्यूशन नंबर 3 और यहीं पर ब्रैकेट में लिख दें ए बी एंड सी, इकट्ठे कर दें, क्योंकि ये जो नाम उसने लेके पूछे हैं ये हमने वैसे भी हेडिंग्स तो दे ही देनी है, तो उसको सोल्यूशन में नजर आ जाएंगे ये नाम, तो जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी हेडिंग का इसका जिक्र करें। ये भी कौन सा दिया है? स्विंग 22, अभी एक बांटा ना, अभी एक दे रहे हो ना, पहले बांट जाए ना फिर दूसरा देना। टेस्ट में ये प्रोसेस 2 तक, यानी यही तक बस, ये जो है नहीं प्रोसेस 2 टेस्ट में एंट्री से पहले प्रोसेस 2 बस, टेस्ट में प्रोसेस 2। ये अभी एक कागज आप तक पहुंच रहा है, पहुंचा दें तो फिर एक और कागज मिलेगा। और ऑनलाइन के लिए ये जो मैंने होमवर्क देना है उसके मेरे फॉर्मेट पे सॉल्यूशन है, वो फिर आपके कोर्स में रखे हुए मैंने, लेक्चर 49 लिख के आपके कोर्स में रखे हुए हैं। सवाल आपका ये था बस पार्ट्स लिखने के लिए लिखना है, तो आप पार्ट्स अलग अलग जरूरी नहीं है, मेंशन कर दें ऐसे, और उसके बाद जो जो पार्ट्स में उसने पूछा उसकी हेडिंग जरूर देने, ताकि जो उसने पूछा था उसको वो नजर आ जाए। ये हेडिंग जरूर दे दीजिएगा। डिपार्टमेंट ए डन। डिपार्टमेंट बी में ये वही काम है जो लॉस बिफोर न्यू मटेरियल है। तो एक तो इनपुट आया यहां से ट्रांसफर 610, ये ट्रांसफर इन, फिर इसके अलावा COY है कितने 500,000, और इंस्पेक्शन स्टेज है 60%, और इस 60% इंस्पेक्शन स्टेज के बारे में लिखा है मैं अच्छा, डिपार्टमेंट ए में तो एक बात रह गई, जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया कि नॉर्मल लॉस आउटपुट का परसेंटेज है, ये कहां लिखा है, तो नॉर्मल लॉस इन ए, ये मैं बात कर रहा हूं पहले पैराग्राफ तीसरी लाइन की, नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट ए इज 5% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड, यानी जो ट्रांसफर आउट है उसके 5%, तो इसलिए मैंने इस आउटपुट का 5% लगाया। अगला पैराग्राफ, इन डिपार्टमेंट बी मटीरियल COY इज एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के फौरन बाद, तो लॉस न्यू मटेरियल से पहले है, और ये तो बता दिया 60% है। स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन कितनी है? इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 60। इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन ग्रॉस प्रोडक्शन इज 60%, ये जस्ट आफ्टर, तो 60% ना, किसी को लगे नहीं 60 से ज्यादा, चलो कितने ज्यादा 62 कर लें, 63, 64, 65, 66, जस्ट आफ्टर, तो 60 पे ही, तो इसलिए स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन भी 60% है। इसका फिर फैसला हम ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के हिसाब से कर रहे होंगे। तो ये लॉस बिफोर न्यू मटेरियल वाला सवाल है, और इसमें कैलकुलेशन वही है जो पिछली क्लास में पूरी डिटेल से की है। तो डिपार्टमेंट बी में आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना ये वही है जो मैंने क्लास में बोर्ड पे सॉल्व किया।
ओपनिंग। डिपार्टमेंट बी में भी जो जो बातें वो डिस्कस कर रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40,000, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40,000 लीटर है, कितने % कंप्लीट था डिपार्टमेंट बी? अब ये जो 60% था, स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन क्या है 60%, इंस्पेक्शन स्टेज क्या है 60%। तो चूंकि ये पिछले महीने 60% कंप्लीट हो गया था तो इंस्पेक्ट भी हो गया था और न्यू मटेरियल भी डल गया था। ये कैसे पता? क्योंकि ये बताया हुआ है पहले भी ऐसे ही है। नहीं, लेकिन ये बात मैंने पहले डिस्कस की हुई है कि अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इतनी % कंप्लीट था और इंस्पेक्शन स्टेज भी यही थी तो वो हो गया पहले इंस्पेक्ट। ये शुरू में जब मैंने इंस्पेक्शन स्टेज पढ़ाई थी तब की थी ये बात। सबर कर यार, ये जो भी पेजेस बंटे हैं ये देख लें कि 2 अलग अलग तरह के पेजेस बंटे हैं, ये इंश्योर कर लें। एक है स्प्रिंग 22 का सोल्यूशन और एक ऑटम 21 का सोल्यूशन। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ ना, ठहर जाओ। एक मिनट, ये मैंने पहले कर दी थी बात, जब आपको इंस्पेक्शन बताई थी तो ये बात की हुई है कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट था पिछले महीने और इंस्पेक्शन स्टेज भी 60% है तो ये हो गई थी पहले इंस्पेक्ट। अब यही बात इस नए मटेरियल के लिए भी है कि ये 60% कंप्लीट हुआ, जैसे ही कंप्लीट हुआ इंस्पेक्शन भी हो गई, नया मटेरियल भी डल गया। जी हाँ हाँ हाँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू खुद ही कह दिया आपने, इक्वल टू। जिस चीज का पूछ रहे हो एक एक करके पूछो। क्लोजिंग का पूछ रहे कि ओपनिंग का पूछ रहे? ओपनिंग। मैंने आपको जब न्यूमेरिकल याद रखने की बात, वैसे तो आपको मैंने कहा था ज्यादा बेहतर ये याद रखना है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इंस्पेक्शन पहले हो गई थी या अब हुई है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल नया पहले डल गया था या अब डला है, ज्यादा बेहतर तो ऐसे है। लेकिन फिर भी अगर आप न्यूमेरिकल भी याद रखना चाहें तो मैंने ओपनिंग के बारे में लिख के दिया था कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम है, इक्वल नहीं कम, तो इस महीने में इसमें काम हुआ है। कम कहा है मैंने, कम है तो इस महीने हुआ है। ये लिखा है मैंने, ये नहीं लिखा, कम लिखा है, ग्रेटर भी नहीं और इक्वल भी नहीं। अगर ग्रेटर थी या इक्वल थी तो पिछले महीने हो गया था इंस्पेक्ट, सिर्फ कम है तो इस महीने हुआ है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट बी में एक मसला ये हो सकता है कि ये एबनॉर्मल लॉस कैसे निकला। तो इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है 60%, इंस्पेक्शन स्टेज 60% है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे या अब हुए हैं? पिछले महीने हो गए थे। न्यू मटेरियल इंस्पेक्ट नहीं है क्योंकि ये आ ही उसके बाद रहा है, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए ओपनिंग भी नहीं आने। क्यों नहीं आने? और न्यू मटेरियल भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन के बाद ऐड हो रहा है। तो एक तो आना ट्रांसफर इन 6-10। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने % है 80%, तो वो इंस्पेक्ट हो चुका, इसलिए लेस नहीं होना। तो बस यही इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, यही इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं और इन पे लगाएंगे 10%, तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा 61,000। ये है जो हमने सोचा था। हमने सोचा था कि 61,000 लीटर जाया होगा। जितना सोचा था असल में उससे 10% ज्यादा जाया हो गया। किसका 10%? इसी का ही ना, इससे ज्यादा जाया हो, इसी का 10%। तो वो जो ज्यादा हुआ वही तो एबनॉर्मल है, तो इसलिए इसी का 10% लें तो वो आ जाएगा 6100। ये एबनॉर्मल। डिपार्टमेंट बी में और इसके अलावा बताएं आपने जो पूछना है। जी इंस्पेक्शन स्टेज दी होती, इंस्पेक्शन स्टेज होती कि ना होती? अगर सवाल में नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज दी है तो फिर तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे ही लगना है। अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज भी दी है तो बस आउटपुट पे लगना है। दोबारा, अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है, ये पहले लिखाई हुई बात है, अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है नॉर्मल लॉस और इंस्पेक्शन स्टेज है
तो इंस्पेक्टेड पे लगेगा। अगर परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस आउटपुट की परसेंटेज दी हुई है तो होती रहे इंस्पेक्शन स्टेज, हमने आउटपुट पे लगाना है क्योंकि आउटपुट तो आउटपुट है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन स्टेज नहीं दी हुई और सिर्फ कहा है नॉर्मल लॉस इतने % ऑफ इनपुट है, तो अब ये सवाल की इंफॉर्मेशन की कमी है। आप इसमें जो मर्जी अज्यूम कर लें। आप ये भी कर सकते हैं कि ओपनिंग इनपुट क्लोजिंग माइनस कर लें, इस पे लगा लें। आप ये भी कर सकते हैं कि ओपनिंग इनपुट पे लगा लें, और आप सिर्फ इस इनपुट पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि सवाल वाले ने कमी बताई है ना सवाल के अंदर। अभी तक ऐसे हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन सवाल वाले के डेटा में कमी है। तो आप इनमें से जो भी करेंगे और ये जुमला लिखेंगे कि नहीं बताया कि एक्सपेक्टेड यूनिट्स पे है कि नहीं, इसलिए मैं सिर्फ करंट मंथ इनपुट पे लगा रहा हूं। ठीक है, नहीं जब वो कह रहा है इनपुट तो फिर स्प्रिंग 10 डन। अच्छा अब बताएं भी क्या ये 2 पेजेस बांटे थे, किसको नहीं मिले? अच्छा इन पेजेस को भी देख लेना, ये ना ओके एक ही 2 दफा मिल गया वो पेज। एक स्प्रिंग 22 है और एक ऑटम 21 है। और जो पेजेस बांटे होते हैं ना, इसको मोड़ तोड़ के कहीं बैग में रख लेंगे तो फिर दोबारा नहीं निकलते। इसको रेलिवेंट जगह पर ही लगाया करें। मिल गया सबको कागज? ठीक है। अच्छा 2 सवाल होमवर्क है, मेहरबानी आपकी 2 सवाल कर दे होमवर्क। एक है स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 9। बीजिंग लिमिटेड के नाम से होगा, स्प्रिंग 2022 क्वेश्चन नंबर 9। ये इसी का एक हल्का वर्जन है। ये जो स्प्रिंग 10 है ना, इसी का एक हल्का वर्जन है। और मेरी पास्ट पेपर्स पे बहुत ज़्यादा मेरा एम्फेसिस इसलिए है, अब देखें 2010 का सवाल है, इसी को थोड़ा बहुत अमेंड करके स्प्रिंग 22 में पूछ लिया, और ये और भी सवालों में है इस तरह से। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हम लोग पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस कर रहे हो। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 9, इसका सोल्यूशन दिया है मैंने, क्योंकि आईकैप के सोल्यूशन से मुझे है इख्तलाफ, उसमें है गलती। अच्छा अब एक सवाल ये होना चाहिए मेरे जुमले के बाद, अच्छा अब मसला ये रहा कि आपने कह दिया कि आईकैप का सोल्यूशन गलत है, तो हम आप पर यकीन क्यों करें? हाँ हाँ भाई, नहीं सही बात है। मतलब ये मैं आपको वो सरकास्टिक वे में नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ कि मैं आईकैप तो नहीं ना, मैं तो टीचर हूँ। तो एक सवाल ये आना चाहिए कि फिर आप पे यकीन क्यों करें। और चलो अगर आपको ये यकीन किए वाली बात ऑकवर्ड लग रही है, तो फिर ये आ जाएगा सर के पेपर तो आईकैप में चेक करना है, तो हम तो वही वाला तरीका है। नहीं मैं मेंबर हूँ तो मैंने थोड़ी पेपर चेक करना होता है। नहीं टीचर इस सिस्टम में नहीं होते हैं क्या? मैं क्या हूँ? मेंबर हूँ। नहीं ना, टीचर्स नहीं अलाउड ना, बता तो रहा हूँ। इस एग्जाम सिस्टम में टीचर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना। हूँ, मुझे रोल नंबर 2 में आपका पेपर चेक करूंगा और 0 करूंगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर्स हैं वो इस सिस्टम में नहीं आ सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर मैं पेपर बनाने वाला होता तो मैं बेशक ईमानदार हूं, लेकिन नेचुरली मैं जो क्लासेस में पढ़ा रहा हूं मैं उसी का पेपर बनाता। या अगर मैं 2 महीने पहले पेपर बना देता तो मैं फितरी तौर पे वो सब कुछ क्लास में पढ़ा देता। तो ये सही बात नहीं है। इसलिए टीचर्स नहीं बनाते पेपर, ना ही टीचर्स पेपर मार्क करते हैं। ये बहस बेकार बहस है अगर आप इसमें बहस कर रहे हैं। मैं आपको जवाब इस बात का देने लगा हूं कि मैंने कह दिया कि सोल्यूशन गलत है, तो आप क्यों यकीन करें। और दूसरा सवाल कि पेपर तो आईकैप से चेक होने हैं, तो फिर आपकी बात माने या आईकैप के सोल्यूशन की माने। इसकी एक लंबी सी कहानी है। जी सुनाता हूँ। एक तो ये कि ये जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं ये टीचर्स नहीं होते। हो सकता है कभी किसी दौर में टीचर रहे हो सकता है, क्योंकि हर एक को शौक नहीं है सवाल बनाने का, और ये सवाल बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं है। तो एक तो वो लोग टीचर एग्जिस्टिंग नहीं होते, ये एज पर लॉ हो ही नहीं सकते।
पहले शायद कभी होते हों, और अगर चलो टीचर नहीं होते तो वर्किंग लोग होते होंगे जो सवाल शायद खुद सोच के बनाते हों, शायद जो उन्होंने अपने दौर में कहीं इधर उधर किताबों में पढ़ा था वो सामने रख के थोड़ी चेंजेस कर लेते हों, या फिर जो अपनी प्रैक्टिस में कुछ असल सिनेरियो देखते होंगे उसी को चेंज करके कुछ सवाल बना लेते होंगे। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये मैथ्स जैसा ही है, और इसमें जो भी किसी ने सोच के सवाल बनाया होगा उसके मुताबिक जब वो सॉल्व करेगा, हो सकता है कि उसने एक खास लाइन पे सोचा था, एक और एंगल वो नहीं देख पा रहा था, और उसके सवाल के अंदर या उसके आंसर के अंदर कुछ टेक्निकल फ्लॉ मौजूद था। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में बच्चों के लिए कभी टेस्ट बनाए, ऐसा हुआ, मैंने सवाल बनाया, सोल्यूशन बना दिया, फिर एक बच्चे ने उसका सोल्यूशन ऐसा पूछा तो मैंने सोचा हाँ ये तो गलती रहेगी इसके अंदर। तो ऐसा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन वो जो पेपर बनाने वाले लोग हैं उनका कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज टीचर्स के नॉलेज से कम होगा, यानी टीचर्स का नॉलेज उन लोगों से ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि मैंने पेपर पास करके नहीं सीखा है, मैंने पढ़ा के सीखा है। यानी मैंने जो पेपर अपने पढ़ाई के दौर में सीखा था वो तो अब मुझे लगता है वो तो बहुत कम था, जब मैंने पढ़ाया है तो मुझे बहुत कुछ पता चला है। तो टीचर का नॉलेज, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये कैलकुलेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं। अब वो जो मैंने आपको बात समझाई थी कि ये दूध का 1 किलो है कि मिल्क शेक का 1 किलो है, ये मुझे पहली दफ़ा पढ़ाने पर नहीं समझ आई थी, 1-2 दफ़ा पढ़ाने के बाद जो लॉजिक समझ आई थी। आल्दो के पढ़ाया वही था, उस्ताद से कभी देखा था, सवाल पढ़ा दिया था, लेकिन मुझे समझ 1-2 दफ़ा पढ़ाने के बाद आई। तो टीचर को ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ एग्जामिनर से। हुआ ये पास्ट में कि कॉस्ट अकाउंटिंग के जो पेपर बनते थे, अच्छा जो लंबी कहानी सुना रहा हूँ, इस लंबी कहानी के सवाल थे कि सर का यकीन क्यों करें और आई के अपने आंसर चेक करना है तो हमें तो उनकी फॉलो करना चाहिए। इसका जवाब दे रहा हूँ, मतलब बेकार कहानी नहीं है, इस सवालों का जवाब दे रहा हूँ और आपके सीरियस कंसर्न हो सकते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जो एग्जामिनर थे वो सवालों को मुश्किल करते गए, और ऐसा हुआ कि एक अटेम्प्ट में जो सवाल आया था उसको उस वक्त सवाल बनाने वाले ने भी, पढ़ाने वालों ने भी शायद उतनी गहराई में सोचा नहीं था। 2-4 अटेम्प्ट्स के बाद उसी को फिर एक और एग्जामिनर ने थोड़ा और मुश्किल बनाया, और जब और मुश्किल बनाया तो उसको एक और पहलू पता चला, और उससे पता चला कि उस पिछले सवाल का सोल्यूशन गलत था। जब उसको पता चला और उसके बाद टीचर से सामने आई तो टीचर ने सोचा कि हाँ वाकई ये पहलू तो सोचा नहीं था किसी ने। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इंप्रूवमेंट्स आई। जैसे आपके सिलेबस में एक बजटिंग टॉपिक निकल गया हुआ है, MFA में है। बजटिंग में ऐसा हुआ कि कुछ कैलकुलेशन होती थी, शुरू की अटेम्प्ट्स में वो जिस तरह सॉल्व हो रही थी, कुछ वक्त गुजरने के बाद पता चला कि नहीं वो ठीक नहीं था, असल में ये ठीक था। एक नया एंगल मिला और अब पता लग गया हाँ वाकई ये वाला ठीक था। तो पेपर बनाने वालों में भी इंप्रूवमेंट्स आती गई। अब वो जो पेपर बनाने पुराने वाले थे, वो जो पुराना सोल्यूशन था, अब मुझे पता है कि चौथी अटेम्प्ट में वो बेहतर हो गया था। आपके सामने तो अब सब रिजल्ट है ना, तो अब जब मैं आपको क्लास में वो 2010 वाला सवाल करा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये सोल्यूशन गलत है, तो मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मुझे पता है आगे 4 अटेम्प्ट्स बाद क्या हो गया था, मुझे वो पूरी पिक्चर पता है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्प्रिंग वाला सवाल गलत था। ठीक है, ये बात सुन रहे हैं कि बाद में है सब शकूक का जवाब दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बात बड़ी जरूरी है जानना। मैं ये टाइम जाया नहीं कर रहा, अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो टाइम जाया हो रहा है। तो एक तो यह कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंप्रूवमेंट्स आई, और सेम सवाल जैसे पहले सॉल्व होते थे उनको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाने लगा, तो वो पहले से डिफरेंट हो गए और ज्यादा लॉजिकल हो गए। तो अब जब मैं प्रैक्टिस कराते हुए आपको पुराना वाला कोई सवाल करा दूंगा तो उसको गलत ही कह के कहूंगा ना कि इसका सोल्यूशन गलत है। एक ये वजह होती है सोल्यूशन के मेरे गलत कहने की, आई का सोल्यूशन गलत है, इससे कोई इख्तलाफ। एक सिनेरियो ये होता है कि वो अभी तक एग्जामिनर इंप्रूव नहीं कर सका होगा, लेकिन टीचर्स बहुत गहरा सोच, जैसे मैं बहुत गहरी चीजें सोच के पढ़ाता हूँ, मतलब मेरी अपनी पर्सनैलिटी का ऐसा ही है कि मैं किसी पॉइंट में जब तक बॉस के ऑपरेशन नहीं कर लेता तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं आगे नहीं बता पाता बात। इतने सारे ऑपरेशन करने के बाद मुझे कुछ चीजें पता चली होंगी जो अभी तक एग्जामिनर वहां तक नहीं पहुंच सका होगा, तो उस एग्जामिनर के आज तक भी सोल्यूशन गलत ही होंगे। लेकिन मैं चूंकि एक लॉजिकल गहराई तक पहुंच चुका था तो मुझे पता लग गया वो गलत है। अच्छा, मैंने फिर क्या किया कि मुझे तो आपको सही पढ़ाना चाहिए ना, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि वो जो ICAP का एग्जामिनर वो गलती कर रहा है, चलो आप भी वो गलती कर लें, क्या पता अगला एग्जामिनर वो गलती ना करे या अगला एग्जामिनर कोई और गलती करे, तो मैं आपको कौन कौन सी गलतियां याद कराऊंगा। तो मेरे पास क्या हल है, सही वाली बात बताऊं इस असम्पशन पे कि आइंदा जो काम होगा वो बेहतर की तरफ जा रहा होगा। ये भी सवाल का जवाब मिल गया कि जो चीजें मैं ICAP के सोल्यूशन से इख्तलाफ कर रहा होता हूं, देखिए आपको मुझ पर भरोसा तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा ना, टीचर पे भरोसा तो करना पड़ेगा। डॉक्टर के ऑपरेशन कराने जाना है तो ऑपरेशन कराना है तो भरोसा तो करना पड़ेगा, तो आपको मेरे नॉलेज पे भरोसा तो बेटे करना पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूं चीजें कि आपकी परेशानी कम हो सके। तो दूसरी चीज वो बताई कि अभी भी अगर ICAP के सोल्यूशन से मुझे इख्तलाफ है एज ऑफ टुडे भी, जो वो अभी तक उसको नहीं मान सके, तो मैंने तो आपको सही बात बतानी। इसका एक रीसेंट वाकया ये हुआ
जो मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में ही करवाऊंगा, और जो लोग FAR 2 मुझसे पढ़ते हैं मैं भी कहानी FAR 2 में भी सुनाऊंगा। है FAR 2 में कंसोलिडेशन में चीज हुई थी, वो भी मैं आपको तब सुनाऊंगा जो लोग FAR 2 पढ़ रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट में रिसेंट एक वाकया ये हुआ, मैं अभी ना प्रोसेस जॉइंट प्रोडक्ट्स पढ़ाने ना उसमें वाकया बताऊंगा। 2015 में एक सवाल टेस्ट हुआ और उसका जब सोल्यूशन आया तो तब तक सब ठीक लग रहा था। 2-4 साल तक वो वैसे ही, मैं भी वैसे ही पढ़ाता रहा, मुझे भी वो गहराई नहीं पता चली थी। फिर वो सवाल उन्होंने 17 में दोबारा टेस्ट किया, वो भी उसी पुराने अजम्पशन के साथ। फिर वो 20 में फिर से थोड़ा बहुत चेंज करके दोबारा टेस्ट हुआ। 2020 के एंड पे कहीं, या शायद पता नहीं स्प्रिंग 20 में पढ़ाते हुए मुझे पॉइंट क्लिक किया और मैंने स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल से समझा के वो उस पॉइंट पे ले आया जो ICAP के सोल्यूशन से डिफरेंट था। जॉइंट प्रोडक्ट्स में वो पॉइंट आएगा, लेकिन बच्चा चूंकि बड़ी मुश्किल से यकीन करता था, वो देख रहा होता था ICAP के सोल्यूशन में ऐसे सर ऐसे कर रहे हैं, लग तो ठीक रहे हैं लेकिन क्या पता इनको ना आता हो। तो वो मैं उस सोल्यूशन से डिफर किया। 2-3 अटेम्प्ट्स, स्प्रिंग 20, ऑटम 20, स्प्रिंग 21, ऑटम 21, पिछली क्या थी, हाँ ऑटम 21 तक वो इख्तलाफ बच्चों को मैं समझाने की कोशिश करता था। बेटा लॉजिकली में यही है जो मैं बता रहा हूँ। जो यकीन कर लेते थे दोस्त लेके चल लेते थे, जो नहीं यकीन करते थे वो ICAP वाले को लेके चलते थे। फिर लास्ट टाइम उस पर मैंने बस किसी बच्चे ने कहा सर आप ICAP से डिस्कस करें इस मामले को, तो फिर मैंने ईमेल करके उनको सोल्यूशन ईमेल पे सारी बात समझाई। फिर 1-2 मेल्स चली, कहा था कि नहीं ऐसे नहीं होता, मैंने कहा और मिसाल बता दी। तो फिर 2-4 मिसालें बताने के बाद फाइनली जो सवाल मैं कह रहा था दे एग्रीड, ये पिछली अटेम्प्ट की बात है, और उसके ऊपर उन्होंने वो एक गाइडेंस भी निकाली कि हाँ ये सोल्यूशन ऐसे ही है। और अब जो किताब उन्होंने नई अपलोड की उसमें एक तो पुराना वाला पहले छाप दिया, तो मैंने दोबारा कहा तो वही छाप दिया, फिर उन्होंने उसका एक नया पेज अपलोड कर दिया। लेकिन मासूमियत ये कि उससे मिलते जुलते 3 सवाल थे, मैंने सिर्फ एक की बात की थी तो उन्होंने उस एक को अमेंड करना मान लिया। तो बता ये रहा हूं कि जिन चीज़ों को मैं अपने इल्म के मुताबिक लॉजिकली समझ रहा होता हूं कि ये ऐसे ICAP का गलत है, वो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही आप तक पहुंचाता हूं। हो सकता है मेरा इनकर को फ्लॉड निकले, हो सकता है, तो भरोसा तो बेटे करके चलना पड़ेगा ना। तो पहली बात मैंने वो की जिनको मैं ICAP का सोल्यूशन गलत कह रहा हूं, जो मुझे पता है कि बाद में चेंज हो गए थे, लेकिन मैं चूंकि पुराने सवाल आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो बताऊंगा ये सोल्यूशन गलत था। दूसरी बात मैंने की जो ICAP के सोल्यूशन से मुझे आज तक इख्तलाफ है और ICAP वाले उसको मैंड नहीं कर सके, उनमें से एक तो मैंने आपको बता दी कि उन्होंने उसको अकोमोडेट कर लिया और वो कर लिया एडजस्ट, वो मैं आपको अगले कुछ दिनों में कराऊंगा सवाल। यानी दूसरे वो हैं जो मैं मानता हूं कि मेरी बात सही है ICAP की गलत है, मान लेते हैं बच्चे तो ठीक है, मर्जी उनकी, नहीं मानते तो वो भी उनकी मर्जी। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, ICAP की कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती होंगी जो मैं खुला इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है ये भी हो सकता है और मुझे जो लग रहा है वैसे भी हो सकता है। उनमें मैं प्रेफर करता हूं कि ICAP वाला पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट कर लो। जिनमें मुझे इख्तलाफ नहीं है ना, जो मुझे लगता है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो मैं उसमें फिर वो प्रेफर करता हूं जो ICAP वाली अप्रोच चल रही है। ये 3 तरह की चीजें बताई मैंने आपको, इन तीनों की हद तक कोई सवाल है। अच्छा, अब रही बात फॉर्मेट की, तो मैं उन सॉल्यूशंस को आपको अपने फॉर्मेट पे इसलिए ढाल के दे देता हूं कि ताकि आप सॉल्व करें तो आपको फिर पता तो चले ना कि कहां क्या गलती थी। तो इसी तरह से मैं आपको अपने सोल्यूशन के सवाल बना के दे रहा होता हूं। अच्छा, और मैं जवाब नहीं दिया। हाँ, अब रहा यह सवाल कि पेपर तो ICAP में मार्क करने, मैंने तो नहीं करने। जहां तक बात है उन चीज़ों की जो ICAP के सॉल्यूशंस जिनको मैं अभी खुला गलत कह रहा होता हूं और आपको सही चीज़ पढ़ा रहा होता हूं, तो उसके लिए तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि वो तो मैं सही ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्या सिखाऊं कि आप कौन सी वाली गलती कैरी कर लें। अभी वाला एग्जामिनर ये गलती कर रहा है, मैं इस पर कैसे याद कराऊं आपको कि आप ऐसा करें, ये गलती कैरी कर लें, अगला वाला ना करें वो गलती फिर। तो इसलिए उसका हल तो मेरे पास यही है कि मैं आपको अपने इल्म के मुताबिक जो सही है वही पढ़ाऊं। अब ICAP के सोल्यूशन में क्या होगा, देखिए ICAP ने इस बात को ना बड़ी दफ़ा हम टीचर से, कॉलेज से कन्वे किया है कि जो सोल्यूशन वेबसाइट पे अपलोड होता है वो ही आखिरी फाइनल नहीं होता है। होता यह है कि एग्जामिनर जो पेपर मार्क करने वाला होता है, नहीं एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, वो खुद ही अगर समझता है ना कि मैंने जो सवाल बनाया है वो ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, वो पहले ही 2-4 सोल्यूशन पेपर मार्कर को देता है। फिर जब बच्चों के सोल्यूशन आने शुरू होते हैं, अच्छा पेपर टीए मार्क नहीं कर रहा होता, ठीक है, क्वालिफाइड लोग मार्क कर रहे होते हैं। जब स्टूडेंट्स के सोल्यूशन आते हैं और उन सोल्यूशन को चेक करने वाले को एक नई पिक्चर नजर आने लगती है और उनको लगता है कि ये, हाँ बात तो ये भी ठीक है, फिर पूरी डिस्कशन होती होगी इस पर। उस डिस्कशन के बाद अगर ये कंक्लूड हो रहा है कि हाँ बच्चे की अप्रोच ठीक है, तो उसको बिल्कुल ठीक माना जाता है। और अगर बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है और उनको समझ ही नहीं आया, उसको काट दिया, तो ये तो बच्चे की किस्मत थी। हो सकता है बच्चे ने सही किया और वो लोग उसको ना ठीक समझ सके, तो ठीक है बच्चे की किस्मत थी। वरना जनरली अगर बच्चों के अल्टरनेटिव आंसर उनको लॉजिकली ठीक लगते हैं तो वो उसको ऑफिशियली एडमिट करते हैं कि उसको बिल्कुल ओके करते हैं।
अब रहा मसला कि वो आईकैप की वेबसाइट पे 4 सोल्यूशन तो अपलोड नहीं कर सकते ना। अगर 4 कर देंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन ही मचेगी ना। तो वो कोई एक सोल्यूशन अपलोड कर देते हैं और उसके अलावा बाकी भी होते हैं एक्सेप्टेबल। आखिरी बात कि अब यहां पर एक फ्लॉ आ सकता है, वो फ्लॉ ये आ सकता है और मेरा गुमान है बहुत ज्यादा कि ऐसा होता होगा। जब किसी भी इदारे के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, जैसे अगर मैंने इस वक्त आपके सामने भी टीए आया था, अगर मैंने टीए को कहा कि ये वाला सवाल ना फलानी कॉपी करके तो बच्चों को दे दो, अब मैंने कह दिया, मैंने हो सकता है पूरी तरह ध्यान से देख के कहा कि ये वाला सवाल, हो सकता है उससे कोई गलती हो जाए और मैं तो नहीं दोबारा देखूंगा कि स्टूडेंट को कौन सी कॉपी दी है, मेरे पास टाइम नहीं है। इसी तरह से मैंने हो सकता है किसी को कहा कि ऐसा करो, वो फलाना सवाल जो हमने उस दिन फाइनल किया था ना वो अपलोड कर दो। उसने कहा नहीं सर कौन सा वाला, अच्छा मैं तुम्हें दोबारा फाइल भेजता हूँ, दोबारा फाइल भेजी, इसमें गलती लगी सर दोबारा भेजें, दोबारा भेज दी। एक ही कागज जब 2-3 दफा शेयर होता है तो अब जो वेबसाइट पे अपलोड करने वाला होगा वो तो कोई एडमिन स्टाफ ही होगा ना। ये जो आईकैप की वेबसाइट पे चीजें अपलोड होती हैं ये कोई एग्जामिनर थोड़ी अपलोड कर रहा होता है, ये तो कोई भी टेक्निकल स्टाफ होगा। तो वो जो एग्जामिनर ने सोल्यूशन बनाए होंगे, फिर मार्किंग के दौरान कुछ सोल्यूशन अमेंड हुए होंगे, हो सकता है उनसे गलत फाइल अपलोड हो जाए। ऐसा हुआ भी है FAR2 में भी, ऑटम 21 अटेम्प्ट के लिए, नहीं स्प्रिंग 21 लीजेस का एक सवाल का सोल्यूशन गलत था। वो मैंने फिर उसको उनसे पूछ के बात करके उनको गलती बताई, उन्होंने कहा ठीक है सही फाइल अपलोड कर देते हैं। वो सही फाइल अपलोड की उन्होंने, फिर उसके अंदर एक गलती रह गई, दोबारा बताई, उस एक दिन के अंदर अंदर 3 दफा सोल्यूशन अपलोड हुआ। तो रीजन क्या है कि जो अपलोड करने वाला है उससे हो सकता है कभी कोई फाइल आगे पीछे हो जाती हो। तो ये वजह है कि आप आईकैप की वेबसाइट पे आए हुए सोल्यूशन को बिल्कुल आखिर ना माने, वो खुद भी गलत हो सकता है, कागज गलती से अपलोड हो गया, और अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी सही है। और उससे पहले वाली कहानी तो आपको बताई ही है सारी। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। और ये जो मैंने 15 मिनट लगाए हैं ये ज़रूरी थे बताने, और अगर इसमें कोई और अपने काम करता रहा खेलता रहा तो उसने टाइम ज़ाया किए। आपने और कुछ पूछना है कन्फ्यूजन तो पूछें। वो किधर गया, परिदेश किधर गया, आया नहीं। दुनिया के अंदर ना जो भी हम कर सकते हैं, जो एक्शंस हम ले सकते हैं, हमारा काम वो एक्शंस लेना है। उसके बाद जो उनका रिजल्ट निकल रहा है, हमारा ईमान यह है कि वो रिजल्ट ऐसे ही निकलना था और वो हमारे लिए बेहतर ही होना था। अब अगर आपको ये लगे कि जिस स्टूडेंट की उस अटेम्प्ट में पेपर नंबर कम आ गए उसके लिए क्या बेहतरी थी, ये हमारी अकल की कमी है कि हम अभी उस बेहतरी को नहीं समझ पा रहे। होगी वो बेहतरी ही, हमारा काम होता है सिर्फ करना। आपने पढ़ाई अच्छी की, आपने पेपर पूरा सॉल्व किया और पेपर सबमिट करवा दिया, बस इससे ज़्यादा क्या मुकल्लफ नहीं। अब उस पेपर के साथ आगे क्या होगा, आपका वो पेपर किस पेपर मार्कर के पास जाएगा, वो अपने ईमान के लिहाज से कैसा होगा, वो कितना कोई ईमानदार होगा, सुस्त होगा, सही होगा, में नहीं। अब उसकी गलती की वजह से आपको तकलीफ पहुंची तो आपने जी मेरा क्या कसूर है, तो वो यकीनन आपकी बेहतरी थी। मेरे ना ये नी में मसला है, मेरा गिर गया था तो ACL टीयर है, ये अक्सर कुछ खिलाड़ियों को होता है। तो मैं जाता था कायरोप्रैक्टर के पास, बड़ा मशहूर आदमी था और उसने बड़े बड़े खिलाड़ी ठीक किए थे, और उसके अंदर ना एक बड़ा वो एक एरोगेंस था कि मैं ठीक कर दूंगा। नहीं 2-4 हफ्ते जाता रहा उसके पास, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो शुरू में वो मैं कर दूंगा था वो आस्ता आस्ता शर्मिंदगी में आ गया हुआ था। मैंने उसको कहा कि ये जब आपने शुरू में ही कहा था ना कि मैं कर दूंगा, मुझे तभी थोड़ा सा तकब्बुर फील हो रहा था। मुझे लगता है ये है कि इसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिल सका कि आपने तकब्बुर किया था। वो मेरी बात पे हंसने लगा, उसने कहा मेरे तकब्बुर की सज़ा आपको मिल गई, अगर मैंने तकब्बुर किया था तो आपको सज़ा मिल गई। तो बात यह है कि अल्लाह ने मेरा ये दर्द ठीक नहीं करना, अभी तक नहीं करना था, क्योंकि यकीनन मेरी इसमें बेहतरी ही है। हो सकता है रोज़ 10 गुना झड़ जाते हैं उससे। अल्लाह ने चीज़ें कनेक्ट करनी होती हैं। उसका तकब्बुर मेरे इस दर्द ना ठीक होने से कनेक्ट कर दिया अल्लाह ने। मैंने अपनी तरफ से क्या कोशिश करनी थी, इलाज कराना था, लेकिन ये मेरे लिए ठीक नहीं होना बेहतर अभी, तो अल्लाह ने कनेक्ट कर दी चीज़ें। मेरा इलाज नहीं होना था और उसका तकब्बुर टूटना था, अल्लाह ने दोनों को मिला दिया। तो हम दुनिया में जो कुछ भी होता देख रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट करना। उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अल्लाह ताला चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, और वो जो अल्लाह कनेक्ट करते हैं वो अल्लाह बेहतरीन ही करते हैं, और हमारा ईमान ये है कि होगी तो उसमें बेहतरी है। एक कहानी कहीं पढ़ी सुनी, ये बादशाहों वजीरों की जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं, शायद सुनी हो किसी ने। एक बादशाह का वजीर था, तो वो है समझ नहीं आई, पढ़ाना है। तो उस बादशाह का जो वजीर है वो ये कहता रहता था कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, उसकी आदत थी कि जो होता है अच्छा होता है। अब वो हुआ ये कि एक दफ़ा वो किसी शिकार पे गए हुए थे या कैसे, तो बादशाह की उंगली कट गई। तो वकील ने कहा जी जो हुआ अच्छा ही हुआ है।
तो बादशाह को गुस्सा चढ़ गया, बादशाह ने उसको कैद करवा दिया हैं। अब वो बादशाह ने उसको कैद करवा दिया, तो अब बादशाह का वजीर जो हर वक्त उसके साथ होता था वो कैद है। अब बादशाह अगली दफा जब कहीं शिकार पे निकला तो कुछ उसका घोड़ा बिक्का जो भी है वो अपने बाकी सिपाहियों से अलग हो गया और अब वो बादशाह अकेला जंगल में भटक रहा है। अब वो चढ़ गया वहां पे जंगलियों के हत्ते। अच्छा, वो जो जंगली थे वो ले गए बादशाह को, उन्होंने अपने कोई देवता की कुर्बानी देनी थी, वो बादशाह को ले गए। अच्छा, बादशाह को जब लेके कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे थे तो बिल्कुल जब कुर्बानी होने लगी तो एक सियाने की नजर पड़ी कि इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये कुर्बानी नहीं चलेगी, छोड़ो इसको, ये फिट नहीं है। उसकी उंगली कटी देख के उसकी कुर्बानी उन्होंने छोड़ दी, उसको आज़ाद कर दिया, वो भाग गया। अब जब पहुंचा अपने सिपाहियों से मिला और उसने महल तक पहुंचा तो उसको अपने वजीर की बात याद आई कि वो जो मेरी उंगली कटी थी वो हुआ मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि अगर उंगली ना कटी होती तो आज मुंडी कट जानी थी। अच्छा, अब उसको ये रियलाइज हुआ तो उसने कहा कि उस वजीर को निकालो और उस वजीर को आज़ाद कर दिया। तो उस वजीर से पूछा कि तुमने तो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे आज यकीन आ गया वाकई मेरे लिए अच्छा ही हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। तो उसने कहा जी मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ है, अगर आप मुझे कैद ना करते तो मैं तो आपके साथ ही होता था, तो उस वक्त में आपके साथ ही होता, तो आप अनफिट है मैं तो फिट हूं, तो मेरी कुर्बानी हो जानी थी, तो इसलिए मेरे लिए भी अच्छा हुआ। अब बज़ाहिर क्या लग रहा है कि वो कैद है और उसको लग रहा है कि बादशाह की बेकार के गुस्से की वजह से उसको लग रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हुई, हालांकि अल्लाह की बेहतर प्लानिंग के अंदर उसके साथ बेहतरी होगी। वालों की कहानी है, लेकिन हमें जो लग रहा होता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, होता अल्टीमेटली वो हमारे लिए बेस्ट ही है हर लिहाज से। बस बस बहुत बस चुप कर जाए यार, चुप कर जाए। अच्छा, एक तो स्प्रिंग 22 सोल्यूशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि आईकेप से मुझे इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ आप खुद भी करेंगे जब सवाल, तो उन्होंने ना उसको लॉसेस आफ्टर की तरह बिफोर की तरह ही किया है, लेकिन लॉस P1 कॉलम में लिख दिया, यानी उन्होंने नॉर्मल लॉस पे भी मिल्क शेक के केजी वाले रेट लगा दिया, हालांकि वो नॉर्मल लॉस तो दूध का 1 किलो था। तो ये उसमें गलती है, इसलिए मैंने आपको अपना सोल्यूशन दिया। मैंने ईमेल की है, इंशाल्लाह उम्मीद है कोई ना कोई इस पर मान ही लिया जाएगा, लेकिन उसमें गलती ये है कि उसमें नॉर्मल लॉस को भी मिल्क शेक का 1 केजी मान लिया, हालांकि वो दूध का 1 किलो था। नहीं, स्प्रिंग 22 मैंने आपको अभी होमवर्क कौन सा बताया, क्वेश्चन 9 स्प्रिंग 22, ये है इस सवाल का एक आसान वर्जन। 22 नंबर का था स्प्रिंग 10, ये 14 नंबर का है। एक ये होमवर्क दिया है, दूसरा होमवर्क है ऑटम 21 क्वेश्चन 4। वो अच्छा क्वेश्चन है, प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन है। इसमें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग ना वो बड़ा मजे का पॉइंट है, जो एक दफा हॉर्नबिल वाले सवाल में था कि कुछ यूनिट इस मशीन में पड़े कुछ इस मशीन में पड़े, परसेंटेज फर्क थी। और उसमें मजे की चीज ये है कि एक इंस्पेक्शन से इससे पहले आ रहे हैं, एक बाद में आ रहे हैं। ये बड़ा मजे का पॉइंट था, मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन यार किधर होते हैं सारे। एक ये होमवर्क दिया है, ये स्प्रिंग 10 प्रोसेस 2, ये उसी का एक हल्का वर्जन है। एक ये होमवर्क दिया है, इसका सोल्यूशन मैंने दिया है क्योंकि आईकेप के सोल्यूशन से मैं इख्तलाफ कर रहा हूं। वो इख्तलाफ ये है कि उन्होंने लॉस होने वाले को मिल्क शेक का 1 किलो मान लिया जबकि वो दूध का 1 किलो, तो मैंने इसलिए इसका सोल्यूशन खुद दिया। दूसरा होमवर्क दिया है आज का, ये सवाल नॉर्मल सवाल है और इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या बना हुआ सोल्यूशन में, हाँ इसमें प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर्ड है, जो मैंने आपको बता दिया था कल फॉर्मेट। प्रोसेस अकाउंट पूरा कर दिया था मैंने, तो प्रोसेस अकाउंट मांगा है इन्होंने। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो 2-3 तरह का है, जैसे हॉर्नबिल वाले सवाल में था। और इसमें मजे की चीज ये डल गई कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कुछ यूनिट्स इंस्पेक्शन से पहले कुछ इंस्पेक्शन क्रॉस कर चुके हैं, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स की मजे की कैलकुलेशन है इसमें। ये 2 सवाल करने हैं आपको, करने हैं मेरे बच्चों, करने हैं। प्रोसेस अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया था। स्क्रैप इन्वेंट्री, ये 2 होमवर्क है।
इसमें क्या क्या लिख दिया था? ये मैंने कहा था आप चाहे दूसरे अकाउंट का नाम लिख दें चाहे डिस्क्रिप्शन लिख दें। यहाँ इनकी टोटल कॉस्ट है और ये हैं इसके यूनिट्स। और यहाँ पर मैं डाल चुका था इधर, यहाँ मैं प्रोसेस भी लिख सकता हूँ लेकिन एक वजह से नॉर्मल लॉस लिखा है। यहाँ पर इसकी स्क्रैप वैल्यू थी और ये इसके यूनिट्स थे और इसको मैंने एंट्री नंबर दिया था 6 और ये 7। मेरे ख्याल में अभी बस यहीं तक लिखा था, इनमें यही है बस। प्रोसेस अकाउंट मैंने मुकम्मल कर दिया था लेकिन एबनॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल गेन की एंट्री कोई नहीं बताई थी और एंट्रीज लिखवाते हुए मैं अभी सिर्फ 7 तक पहुंचा था। ऐसे ही है, चलें अब 8 लिखें। ये जो अभी इसका टी अकाउंट बना हुआ है ये कौन से यूनिट्स हैं? कितने यूनिट्स हैं ये? एबनॉर्मल लॉस वाले। यानी अगर टोटल लॉस 800 यूनिट्स हुआ है और नॉर्मल लॉस 500 था तो ये अभी 300 यूनिट्स हैं और उन 300 यूनिट्स की कॉस्ट है ये लिखी हुई। ये कितने यूनिट्स हैं अभी? 500। अभी तक यहां 500 आए हैं। स्क्रैप इन्वेंट्री क्या लगता है नाम से? जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं जो हमने कबाड़िए को बेचने हैं, ये उसकी इन्वेंट्री है। टोटल कितने हैं? टोटल कबाड़िए को कितने बेच रहे हैं? 800। अभी तक यहां कितने लिखे हैं? तो 300 और लिख लें। हाँ, दोबारा टोटल लॉस कितने हैं? फिजिकली खराब 800 है ना, तो फिजिकली स्टोर में खराब यूनिट्स के तौर पे 800 पड़े होने चाहिए जो कि इस स्क्रैप इन्वेंट्री में भी 800 आने चाहिए। अभी तक क्या लिखा है? तो 300 हम और लिख देंगे। किस वैल्यू पे लिखने चाहिए? स्क्रैप वैल्यू पे। तो वो जो 300 हैं वो अभी यहां पड़े हैं, हम यहां से निकाल के इधर ट्रांसफर करेंगे। एंट्री नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू स्क्रैप इन्वेंट्री। ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू स्क्रैप इन्वेंट्री। और एंट्री क्या लिख लें? स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। और इस एंट्री की अमाउंट क्या रखें? स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। इस एंट्री की अमाउंट ब्रैकेट में लिख लेना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। यानी फर्ज करें अगर स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए है तो 3000 रुपए है। 300 इंटू 10, 3000 रुपए से एंट्री होगी। अब इस एंट्री को कर देते हैं पोस्ट, तो यहां आ जाएगा क्रेडिट साइड पे वैल्यू स्क्रैप ऑफ एबनॉर्मल लॉस और ये हो जाएगा डेबिट। ये मैंने की है एंट्री नंबर 8। ये बात दोबारा देखें, अगर टोटल 800 दाया हुए हैं, 500 नॉर्मल थे, 300 एबनॉर्मल हैं, तो पहले तो हम इन 300 की कॉस्ट यहां लेके आए। ये कहां से लाए? वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट। फिर हमने इन 300 यूनिट जो कि खराब हैं यहां भेजना है, यहां से क्रेडिट, यहां डेबिट। लेकिन अब की बार वैल्यू क्या रखी? उनकी स्क्रैप वैल्यू। अगर वो 10 रुपए है तो 3000 रुपए से ये क्रेडिट और 3000 रुपए से वो डेबिट। ये हो गई एंट्री नंबर 8। बताता हूं, अभी इस वक्त एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर ये तो 300 खत्म हो गए, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, लेकिन रुपए बराबर नहीं है। यहां पर लिखी हुई है इनकी कॉस्ट, यहां लिखी हुई है स्क्रैप वैल्यू। अब अगर टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी? ये ज्यादा होगा कि स्क्रैप ज्यादा होगी? ये कॉस्ट ज्यादा होगी।
अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे निकलेगी और वो अमाउंट क्या होगी, दिस माइनस दिस। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में एंट्रीज पढ़ाई थी, अगर लग रहा था इतना नुकसान है लेकिन इतनी रिकवरी हो जाएगी तो फिर एक्सपेंस तो दोनों का डिफरेंस ही होगा ना। इसको करेंगे बैलेंस, जो कि यहां निकलेगा वो P&L को चार्ज होगा। एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 है चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस टू P&L, चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस टू P&L। चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस टू P&L क्या एंट्री बन जाएगी, P&L डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। अच्छा, अब इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर पे वापस आते हैं। मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल शुरू में जब पढ़ाया था तो एक कैलकुलेशन कराई थी आपसे कि P&L में कितना एबनॉर्मल लॉस चार्ज होगा, कॉस्ट माइनस वो ये चीज थी जो मैं तब आपको वैसे ही बता रहा था, ये वो चीज है, कॉस्ट और रिकवरी नेट। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट हो गया, बस खत्म, ये पूरा हो गया। अच्छा, अब आप एक काम करें कि जो एंट्री नंबर 8 और 9 लिखी है, आप इनके नीचे ही लिखें कि मैंने समझाने के लिए तो आपको 8 और 9 अलग अलग बताइए, लेकिन एग्जाम में आप चाहें तो अलग अलग कर दें, चाहे कंपाउंड कर दें, उस कंपाउंड की शक्ल बना के देता हूं आपको। ये जो एंट्री 8 और 9 है, आप ये लिख लें कि एग्जाम पर्पसेस में इसको हम कंपाउंड भी कर सकते हैं, बल्कि कंपाउंड ही कर देना। एंट्री नंबर 8 और 9 एग्जामिनेशन के लिए हम कंपाउंड कर सकते हैं, ये बात लिखें तो मैं कंपाउंड एंट्री बताता हूं। एंट्री 8 और 9 एग्जाम में आप कंपाउंड कर दें, इतनी बात लिखें। चलें, अब पहले तो खुद ही सोचे ना कंपाउंड एंट्री क्या बनेगी। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, P&L डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट किस अमाउंट से, एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट कितने से, उनकी टोटल कॉस्ट से, और डिफरेंस से P&L डेबिट। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट अपनी टोटल कॉस्ट से, और इनकी बैलेंसिंग डेबिट पे ही आएगी P&L। तो आप एंट्री 8 और 9 की जगह एग्जाम में ये मिला के ये कर देना, लेकिन अगर कोई 8 और 9 अलग अलग करना चाहे कर दे, कोई मसला नहीं। ये अकाउंट ले लो क्या जी, आखिरी एंट्री दोबारा, एंट्री 8 और 9 ओके। 8 और 9 की जगह आप इकट्ठे एक एंट्री कर सकते हैं। वो एक एंट्री ये है कि स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, P&L डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। स्क्रैप इन्वेंट्री की अमाउंट, एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू यानी 3000 रुपए। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट की अमाउंट, उनकी टोटल कॉस्ट जो कल प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखी थी, और इनका डिफरेंस P&L डेबिट। इधर आते हैं, इधर अभी इस वक्त यहां डेबिट पे क्या जमा कर लिया हमने, सारे के सारे 800 खराब यूनिट्स, 500 300 कितने पे, यानी 8000 रुपए पे। अगर 10 रुपए स्क्रैप है तो क्या करें इस इन्वेंट्री का, क्या करें इस इन्वेंट्री को, बेच दें। बेचेंगे तो 10 रुपए की ही बिकेगी, क्या मिलेगा, कैश, इनकम नहीं, कैश। कैश डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। तो एंट्री नंबर 10 सेल ऑफ स्क्रैप इन्वेंट्री। क्योंकि असल में कबाड़ियों को कितने यूनिट्स बेच रहे होंगे, 800, तो उतने का ही कैश मिल रहा होगा। वो यही चीज है, ये 5000 लिखा है, 3000 लिखा हुआ है, और ये 8000 लिखा हुआ है। तो एंट्री नंबर 10 सेल ऑफ स्क्रैप इन्वेंट्री, कैश डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। ये स्क्रैप इन्वेंट्री भी खत्म हो गया। अच्छा, आप
इसके पास तो ये जगह भी एक लाइन खाली है ना, इसके सामने तो लाइन खाली रखी, इसी का जोड़ के लाइन लगा दी है क्या? एक लाइन लिखने की जगह है ना, हाँ तो इस लाइन की जगह है। ये स्क्रैप इन्वेंट्री का अकाउंट और ये नॉर्मल लॉस का अकाउंट, डन। अच्छा 2 को एंट्रीज रह गई हैं, लेकिन आपने ना कहानियाँ सुनवा के ना तो टाइम निकाल दिया। ये मैं कल पूरी कराता हूँ एंट्री, और कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनके मैं 2 सवाल करा सकूँ, और उसके बाद फिर बस ख़त्म, फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स पे चलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।